साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साईं आईएएस एकेडमी की तरफ से हम पैट के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी एएसआई के लिए टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसकी नेक्स्ट क्लास है, अगली क्लास है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखेंगे, है ना। क्योंकि ये किसी न किसी या तो एग्ज़ाम में आए हैं, ये इनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। और टॉप 10 क्वेश्चन हैं। पहले मैं टॉप 5 कराता था, अब मैंने उसको टॉप 10 कर दिया है। धीरे धीरे करके मैं टॉप 20 पे पहुंच जाऊंगा, 50 तक पहुंच जाएंगे, 100 भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन वो करेंगे तभी जब हम कुछ सिलेबस में आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, तो ये बहुत शानदार सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, नोट्स बनाएं। ठीक है, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, ठीक है, और ताकि मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूं। ठीक, तो आप लगे रहिए, है ना, पूरी शिद्दत के साथ में। यूपीएसआई हो, एएसआई हो, ठीक है, पैट का एग्ज़ाम हो या किसी भी उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि जीएस के ये बहुत सदाबहार सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में, सत्र का मतलब होता है अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई किस अधिवेशन में, ठीक है, या किस सत्र में, तो है ना, कहाँ हुआ था अधिवेशन? वो कराची में, लाहौर में, कलकत्ता में, नागपुर में। तो इसका सही जवाब आएगा बेटा लाहौर में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अब मैं यहाँ से कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ, वो फैक्ट जो इससे रिलेटेड है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन देखिए, कुछ सवाल बना रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कब हुआ था, उसका समय क्या था? तो समय था 1929। जो लाहौर अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1929 में। किस स्थान पर हुआ था अधिवेशन ये? तो स्थान का नाम है लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, बहुत शानदार सवाल है, बहुत एग्जाम में आपको मिलेगा ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जे.एल. नेहरू। समझ गए होगे आप, जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में हुआ क्या था, काम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। क्या काम हुआ था इसमें? पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से आज़ादी। इसी से रिलेटेड क्या है कि जब जवाहरलाल नेहरू लाहौर में थे, 1929 की बात है, तो 1929 में हुआ क्या देखिए, 1929 में क्या हुआ है, 31 दिसंबर 1929, इसका मतलब 1929 की आखिरी डेट है, मध्य रात्रि के समय, है ना। तो 31 दिसंबर 1929 में जे.एल. नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया। कितना शानदार सवाल है, कितना शानदार सवाल है। क्यों सवाल शानदार है देखिए, किस नदी के किनारे तिरंगा फहराया? रावी नदी के किनारे पर। किसने पहली बार तिरंगा फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। कब तिरंगा फहराया?
31 दिसंबर 1929 को। और क्या हुआ इसमें देखिए, और क्या हुआ है, तथा 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। ठीक है, जन जन तक पूर्ण स्वराज जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, उसमें जो पूर्ण स्वराज बिल था जिसे पास किया गया था, उस बिल को जनमानस तक पहुंचाया गया और कहा कि हम सब एक दिन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अपना। इसलिए आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसको लागू नहीं किया गया। इसी दिन को याद रखने के लिए, 26 दिन का वो है ना, 26 जनवरी का वो दिन याद रखने के लिए हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि आपको पता होगा, सवाल बनता भी है कि जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तो फिर आपने 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया? उससे पहले 26 नवंबर 1949 में आपने उसको लागू क्यों नहीं किया, है ना? क्योंकि नेहरू साहब चाहते थे और लोग चाहते थे, है ना, कि वो जो स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था, है ना, उसको याद रखा जाए। इसलिए हमने इस दिन के उपलक्ष्य में, है ना, इसको याद रखने के पर्पज से क्या किया है, 26 नवंबर 1949 में संविधान जो बनकर तैयार हो चुका था उसको लागू करा 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो दोनों सवाल बहुत काम के हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? तो आप कहोगे 1929 में। उसके अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के? जे नेहरू। लाहौर अधिवेशन कौन से नंबर का अधिवेशन था? 45वां। और इसमें काम क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, है ना। तो आई होप आपको बातें, है ना, समझ में आई होंगी। ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पैट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, या अदर स्टेट का किसी का भी एग्जाम हो, ये वो सदाबहार सवाल है जो हमेशा आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा सवाल है, देखिए, हाँ जी, दूसरा सवाल है बेटा अपना। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई है? तो पहला सवाल तो यही है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कब प्रकाशित हुई है? 1857 में, 1862 में, 1867 में, 1872 में। तो इसका सही जवाब है 1867 में। मैं कुछ बात आपको बताता हूं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स, पहला सवाल, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स किस देश के थे? अगर देश आपसे पूछने लगे तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे, है ना। जर्मनी का एक शहर पड़ता था, जर्मनी में एक जगह पड़ती थी, इसका नाम था प्रासा, है ना। जर्मनी में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था, है ना, प्रासा। जर्मनी में एक जगह पड़ती थी, इसका नाम था प्रासा। प्रासा में इनका जन्म हुआ था। बाद में इंग्लैंड चले गए थे, लंदन में इनकी डेथ हुई थी। चलिए, कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? तो एक किताब का नाम है कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो, कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है ना। 1847 में ये किताब उनकी प्रकाशित हुई थी। और दूसरी पुस्तक जो खूब आती है एग्जाम में, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल, दास कैपिटल को प्रकाशित किया गया था 1867 में, लगभग 20 साल बाद। तो दोनों किताबें याद रख लो, दोनों किताबें एग्जाम में बहुत आती हैं बेटा। दास कैपिटल भी आती है और कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो भी आती है। कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, नारा भी पूछा जाता है, दुनिया के मजदूर एक हों। दुनिया के मजदूर एक हों।
दुनिया के मजदूर एक हों, ये नारा जो था वो किसका था? कार्ल मार्क्स का था। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आप अगर इतनी चीज़ें जान लेते हैं तो एग्जाम में जब भी कोई सवाल आएगा वो आपको मिल जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, दास कैपिटल की बात हो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात हो, या दुनिया के मजदूर हों, एक नारे की बात हो, ये सब कार्ल मार्क्स की देन है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का तीसरा सवाल है ना, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर मलाईदार परत। क्रीमी लेयर का है ना, क्रीमी वही क्रीम, लेयर परत, मलाईदार परत का तात्पर्य किससे है? शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, कि जो समाज है उसको शिक्षा के आधार पर बांटा गया है ना। ये आई नहीं है, ये आई गलत हो गया है, ये है आय, इनकम, सही कर रहे हैं ना। आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रीमी लेयर में क्या होता है? आय के आधार पर वर्गीकरण किया गया। अब मैं कुछ बात आपको बताता हूं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे यहाँ बना था मंडल आयोग, मंडल कमीशन, बीपी मंडल वाला मंडल आयोग बना था हमारा 1993 में। और मंडल आयोग का संबंध था अन्य पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन से, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित, ओबीसी से संबंधित। तो मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर यह कहा गया 1993 में कि देखिए, ओबीसी कैटेगरी जो है ना, ओबीसी कैटेगरी जो है, ठीक है, उस कैटेगरी में दो तरीके के लोग हैं। एक वो व्यक्ति हैं ओबीसी में जो अमीर हैं, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। जब इनकी इनकम ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो शिक्षित भी हैं, वो रोजगार से लगे हुए भी हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा भी ज़्यादा है, मतलब उनका फुल डेवलपमेंट हो रहा है। एक ओबीसी में वो व्यक्ति आते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है। तो उन नीचे के लोगों को ऊपर की तरफ पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर बनाया गया। और क्रीमी लेयर जो बनाया गया है उसमें जो समय सीमा इनकम रखी गई है वो रखी गई है 8 लाख रुपए प्रति वर्ष। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से एबव है, ज़्यादा है, ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह लगाने का मतलब है ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति आएगा नॉन क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में, है ना। मतलब वो व्यक्ति आएगा, एक मिनट, देखिए, जिस व्यक्ति की इनकम जो है वो 8 या 8 लाख से कम है, इसका मतलब वो क्रीम वाला नहीं है, है ना, वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, कम वाला, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, हाँ जी, उसकी इनकम कम है इसलिए वो नॉन क्रीमी लेयर में है। और जब वो नॉन क्रीमी लेयर में होगा तो उसको, है ना, आरक्षण का लाभ मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है बेटा। और जिन व्यक्तियों की इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है वो आएंगे क्रीमी लेयर में, क्रीमी लेयर मलाईदार परत में है वो, है ना। और जो क्रीमी लेयर में अगर आ रहे हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, है ना, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिन व्यक्तियों की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो क्रीमी लेयर में है, और जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में है। आरक्षण का मतलब आप सब जानते हैं कि ओबीसी कैटेगरी को जो है सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण है। उस 27% के आरक्षण को अगर समस्त ओबीसी वर्ग में बांट दिया गया, है ना, तो उसमें ये लोग भी आ जाएंगे जो क्रीमी लेयर में आते हैं और ये लोग भी आ जाएंगे जो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो इन लोगों का डेवलपमेंट जो है रुक जाएगा, अर्थात ये जो ओबीसी गरीब लोग हैं वो गरीब रहेंगे और जो अमीर हैं आरक्षण उन्हें भी मिलेगा, वो और अमीर हो जाएंगे। ठीक है, इस समानता को बनाने के लिए 1993 में क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को लागू किया गया। और ये क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है ना, ये लागू होता किस पर?
ये लागू होता है किस पर? ये लागू होता है बेटा अन्य पिछड़ा वर्ग पर, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब देखो अन्य पिछड़े वर्ग पर लागू होता, अब देखो है ना, इसमें क्या किया गया क्रीमी लेयर में, आय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ओबीसी कैटेगरी को आय के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी को आय के आधार पर ही दो भागों में बांटा गया है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, अब आप जानते हैं एससी कैटेगरी में भी आ जाओ, सब लोग समान नहीं हैं। एससी कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में सक्षम हैं, आरक्षण का लाभ उनको भी मिल रहा है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नीचे हैं, गरीबी रेखा से भी नीचे है। समझ में बात आ रही है ना? तो जो एससी कैटेगरी में व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले से सक्षम हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके बच्चों को नौकरी भी मिल रही है। लेकिन वो लोग जो एससी कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनकी आय बहुत कम है, ठीक है, उनकी इनकम बहुत कम है, ठीक, तो सरकारी नौकरियों में, ये सरकारी सुविधाओं में उनको नंबर नहीं आ पाता। इससे पहले उन लोगों को जो पहले से ही पावरफुल हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही अच्छी है, उनको उसका लाभ मिल जाता है। इसलिए पीछे जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं या गरीबी रेखा में जीने वाले लोग हैं, वो वहीं रह जाते हैं, है ना? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने के लिए मिले कि एससी कैटेगरी में भी, है ना, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ जाए। ठीक है, चलिए, समझ में आया होगा आपको। आज जो सीमा रखी गई है ना बेटा, वो इसकी सीमा रखी गई है 8 लाख रुपए प्रति वर्ष, अगर किसी व्यक्ति की इनकम है तब। उससे ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर और उससे कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में वो माना जाएगा। ठीक है, सरकार ये भी विचार कर रही है कि इसको 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया जाए। अब देखते हैं आगे करंट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास में, क्वेश्चन नंबर आएगा अपने पास चौथा। देखिए चौथे सवाल में क्या है ना, चौथे सवाल में कहा गया है, चौथे सवाल में कहा गया एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है ना, कश्मीरी महामृग पाया जाता है, एकमात्र सेंचुरी नेशनल पार्क का नाम बताना आपको। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में, और यही सवाल जो है एसएससी के एग्जाम में भी आया था। ये सवाल एक बार रेलवे ने पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा सवाल है। देखिए, तो ये कहा जाता है भैया कि कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? दाची गांव, किश्तवाड़, सलीम अली या गिर में। ठीक है, तो वो दाची गांव में पाया जाता है, दाची गांव नेशनल पार्क। अब मैं आपको बताता हूँ, एक देखिए, एक क्या था, एक हंगुल परियोजना चली, हंगुल परियोजना। ये जो हंगुल परियोजना आई थी वो 1970 में आई थी, है ना। अब सवाल यह है कि हंगुल क्या है? तो हंगुल जो है रेंडियार प्रजाति का, रेंडियार प्रजाति का हिरन है, हिरन या मृग। तो हंगुल क्या है? रेंडियार प्रजाति का एक हिरन है। ये जो हंगुल है, हंगुल का, है ना, एकमात्र निवास स्थान, हंगुल का एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र निवास स्थान, हंगुल का एकमात्र निवास स्थान जो है ना, तो बेटा हंगुल का एकमात्र निवास स्थान है दाची गांव, दाची गांव, है ना, नेशनल पार्क, दाची गांव नेशनल पार्क, है ना। और ये पड़ता है J&K जम्मू और कश्मीर में। ये जो हंगुल है, ये हंगुल को IUCN ने, है ना, रेड लिस्ट में शामिल किया है, रेड लिस्ट में शामिल है। हंगुल जो है IUCN के किस लिस्ट में है? रेड लिस्ट में। इसका मतलब यह है कि ये समाप्ति की तरफ है, इसका जो अस्तित्व वो खत्म होने की तरफ है। तो उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने
1970 में एक परियोजना चलाई थी, हंगुल परियोजना, है ना। तो पहला सवाल बनेगा कि हंगुल परियोजना कब बनी? 1970 में। हंगुल परियोजना में हंगुल क्या है? तो हंगुल एक हिरन है, एक मृग है, किस प्रजाति का? रेनडियर प्रजाति का। और हंगुल पूरे भारत में केवल एक जगह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? पाए जाते हैं दाचीगांव नेशनल पार्क में। दाचीगांव नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। और हंगुल को IUCN ने, है ना, किस लिस्ट में शामिल किया है? तो रेड लिस्ट में, उसकी रेड डाटा बुक में शामिल है ये। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल है अपना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं, देखो अगले सवाल में, अगला सवाल है कि किस बायोम को विश्व की बास्केट कहा जाता है? ब्रेड की बास्केट। किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है ना। बास्केट मतलब टोकरी, ब्रेड मतलब रोटी, रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी। ब्रेड बास्केट का मतलब रोटी की टोकरी या रोटी की डलिया। ठीक है, तो रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है? पहला है मध्य अक्षांश घास स्थल प्रेरी, टैगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या फिर उष्ण कटिबंधीय सवाना का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है पहला, क्या है? मध्य अक्षांश घास स्थल या प्रेरी को। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, है ना, विश्व की रोटी की टोकरी या विश्व की रोटी की डलिया, प्रेरीज घास के मैदान, या फिर मध्य अक्षांश घास के मैदान। ठीक है, घास के मैदान जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। चलिए, घास के जो मैदान हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, है ना, जो चरागाह होते हैं, पशुपालन के लिए बेहतर माने जाते हैं, और वहाँ पर, है ना, गेहूँ, है ना, धान की खेती बेहतर होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा शीतोष्ण घास के मैदान। तो शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान, और दूसरी तरफ हो जाएगा किस देश में है वो, या महाद्वीप में है। तो शीतोष्ण घास के मैदानों में एक नाम आता प्रेरी। प्रेरी क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ है? USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर जो है वहाँ पर, है ना। यहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ की पैदावार बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब गेहूँ ज़्यादा है तो रोटी ज़्यादा बनेगी, इसलिए रोटी की टोकरी, रोटी की डलिया, ब्रेड बास्केट, प्रेरी घास के मैदान। अगर देश पूछेगा तो यूक्रेन को भी कहते हैं, है ना, यूक्रेन को विश्व की अन्न की डलिया या रोटी की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है पंपास। पंपास क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ है वो? अर्जेंटीना में। तीसरा बेल्ड, शीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ है भैया वो है, आप कह सकते हो रूस में, रसिया का हिस्सा। ऐसी देखो डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को बेटा डाउन्स कहा जाता है। ऐसे ही शीतोष्ण घास के मैदान है कैंटरबरी। कैंटरबरी क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है, और वो पड़ते हैं न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। ऐसी बेटा, है ना, पुस्ताज शीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ है वो? हंगरी में, है नहीं। ऐसी पटाना शीतोष्ण घास के मैदान है श्रीलंका में। तो ये शीतोष्ण घास के जितने मैदान हैं ये चरागाह हैं, यहाँ पशुपालन बेहतर होता है ना, गेहूं की खेती, धान की खेती, मक्का की खेती बेहतर होती है, इसलिए रोटी, है ना, रोटी या बास्केट टोकरी, है ना, ब्रेड बास्केट टोकरी कहा गया है क्षेत्र को। तो प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदानों को विश्व की रोटी की डलिया या रोटी की टोकरी कहा जाता है।
तो अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, विश्व की रोटी की टोकरी है ना किस शीतोष्ण घास को के मैदान को माना जाता, तो प्रेरी को। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूं, किस देश को कहा जाता, तो यूक्रेन को। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर है ना छठा। छठे सवाल में क्या लिखा गया है कि तड़ित चालक बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है। तो तड़ित चालक बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो देखिए जो विद्युत का सबसे बेहतर चालक होगा, इसमें चांदी ऑप्शन होता तो और अच्छा विकल्प माना जाता, वो सोना होता तो भी अच्छा विकल्प माना जाता। तो जो धातु हैं विद्युत की अच्छी चालक हैं, उन्हीं के तड़ित चालक बनाए जाते हैं, लाइटिंग कंडक्टर बनाए जाते हैं, है ना। तो लाइटिंग कंडक्टर, तड़ित चालक, इसको कहा जाता है लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर या तड़ित चालक। देखो पहला सवाल, तड़ित चालक का आविष्कार किसने करा था? तो तड़ित चालक का जो आविष्कार है ना, वो किसने करा था बेटा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक बनाया था सबसे पहले। तड़ित चालक में किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो धातु लोहा भी हो सकती है, धातु चांदी भी हो सकती है, धातु तांबा भी हो सकती है। जो सर्वोत्तम विकल्प लगा आपको, सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक माना गया है चांदी को। चांदी विकल्प में है नहीं, चांदी के बाद में कॉपर है, तो कॉपर हमने लगा दिया। तो धातु अगर पूछते हैं तो ज़्यादातर तड़ित चालक बनते हैं कॉपर के। कॉपर कह दो, तांबा कह दो, संकेत यू कह दो। तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं कॉपर के। तड़ित चालक का काम क्या है? आकाशीय बिजली से, आकाशीय बिजली को ही तड़ित बोला जाता है। आकाशीय बिजली से, है ना, घरों की सुरक्षा, घरों की सुरक्षा करना, इमारतों की सुरक्षा करना, फैक्ट्रियों की सुरक्षा करना। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक है, कोई एक घर है, एक उदाहरण है ना, यहाँ क्लाउड हैं, बादल हैं। जब दो आवेशित बादल आपस में टकराते हैं, है ना, एक तुमने देखा होगा, एक बादल वो होते हैं वो केवल बरसते हैं, गरजते नहीं हैं। एक वो बादल होते हैं बरसते भी और गरजते भी हैं। तो गरज जो होती है, जब दो आवेशित बादल आपस में टकराते हैं, है ना, आपस में टकराते हैं, तो वहाँ से बिजली पैदा होती है। ठीक है, तड़ित पैदा होती है। वो तड़ित बिजली अगर किसी भवन पे गिर जा तो उस भवन को नष्ट कर देगी, किसी आदमी पे गिर जा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या करा है इंजीनियरों ने, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये करा कि यहाँ पर एक तार जमीन से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, उसका एक नुकीला सिरा ऊपर लगा दिया, तांबे का तार ऊपर लगा दिया। जब आकाशीय बिजली गिरेगी और वो आकाशीय बिजली का जो करंट होगा इस तांबे के तार के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। और पृथ्वी तो माँ है, उसे तो सहन करने की आदत है ना। तो जितना भी करंट है वो इस तार के माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा। पूरी इमारत में रहने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जो आज के ज़माने में बिल्डिंग बनाई जाती है उनमें तड़ित चालक का इस्तेमाल होता है ना, लाइटिंग कंडक्टर लगाया जाता है ताकि आकाशीय बिजली से उसकी हिफाजत हो सके। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल अपना, चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल ये है कि पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, तांबा और किन नहीं होगा, टिन होगा। चलिए तांबा और चांदी, तांबा और निकेल। तो तांबा और जस्ता, तांबा और जिंक मिलाकर पीतल बनाया जाता है। तो देखिए पीतल को अंग्रेजी में बोला जाता है ब्रास। ठीक है, पीतल को ब्रास कहा जाता है। ये ब्रास बनता है तांबा
प्लस जस्ता। तांबा इसमें होता है 70% और जस्ता होता है 30%, है ना। 3:7 के रेशियो में या 70 और 30 के रेशियो में पीतल बनाया जाता है। ये जो ब्रास होता है इससे हम, इसका काम क्या है, तो तांबे, है ना, और पीतल, तांबे और जस्ते को मिलाकर जो पीतल बनाया गया है, पीतल एक मिश्र धातु है, इसके हम बर्तन बनाते हैं। पीतल के बर्तन होते हैं, पीतल की मूर्ति होती है ना, पीतल की घंटियाँ होती हैं, है ना, ठीक है भैया। पीतल के पुर्जे होते हैं, मशीनों के जो पुर्जे, तो इसका काम जो है इन सब में होता है। घंटी, मूर्ति, बर्तन, पुर्जे, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं पीतल की। ऐसे शब्द आप सुनोगे, है ना, ब्रासिटी, ब्रासिटी, पीतल नगरी, पीतल नगरी, ब्रासिटी, पीतल नगरी कहा जाता है भैया मुरादाबाद को। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद, यूपी का जिला मुरादाबाद, है ना, हमारा मुरादाबाद, है ना, जहाँ पीतल का ज़्यादा काम होता है उसको ब्रासिटी या पीतल नगरी कहा जाता है ना। तो बस इतनी जानकारी आप रख लो, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कह रहे हैं, देखो अगला सवाल क्या कह रहे हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है ना, फाइबर प्रोटीन, है ना। रेशेदार प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन तो है लेकिन रेशेदार नहीं है। एल्बुमिन एक प्रोटीन है ना। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्रिएटिन, तो क्रिएटिन जो है, देखिए क्रिएटिन, इसका सही जवाब है क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। तो हम बात कर रहे हैं क्रिएटिन की, है ना। क्रिएटिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन है। इस क्रिएटिन से क्या क्या चीजें बनती हैं? देखिए नाखून, खूब एग्जाम में सवाल आता है। आपके जो नाखून है वो क्रिएटिन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के होते हैं? वो क्रिएटिन के बने होते हैं, है ना। ऐसे आपके बाल, आपके जो बाल हैं, है ना, हेयर है, बाल हैं, वो किस प्रोटीन के होते हैं? तो क्रिएटिन के बने होते हैं। पशुओं के जो खुर होते हैं वो क्रिएटिन के बने होते हैं। पशुओं के जो सींग होते हैं वो भी क्रिएटिन के बने होते हैं, है ना। पशुओं के या पक्षियों के जो पंख होते हैं वो भी क्रिएटिन के बने होते हैं। सांप की जो कैंचुली है वो भी क्रिएटिन की बनी हुई होती है। हमारी पकी हुई खाल भी क्रिएटिन की होती है ना। पकी हुई खाल का उतरना, त्वचा सा अलग होना क्रिएटिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है कि नाखून किसके बने होते हैं, तो आप कह सकते हो कि भैया नाखून प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के। बाल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। खुर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। सींग बने होते हैं प्रोटीन के। पंख बने होते हैं प्रोटीन के। ऐसा कोई आपसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि नाखून बने होते हैं क्रिएटिन के, बाल बने होते हैं क्रिएटिन के, खुर बने हैं क्रिएटिन से, सींग बने हैं क्रिएटिन से, पंख बने होते हैं क्रिएटिन के, ठीक है। वो क्रिएटिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे नवा सवाल हमारा आज का देखिए, नवा सवाल क्या है? नवा सवाल यह है कि नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? पहला ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, है ना, रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट। दूसरा है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो विकल्प है आपके पास में, ये जो विकल्प है कौन सा? सी विकल्प। ये विकल्प ही इसका सही आंसर है ना। नाबार्ड का पूरा नाम, ये जो NA है ना, NA से होता है, बना है नेशनल। ये जो बी बना, बी से बनाते हैं हम बैंक, ऑफ ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, है ना। ये किसका नाम है बेटा? ये नाबार्ड का नाम है।
NABARD, NABARD, नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं, देखिए हिंदी में हम इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब नाबार्ड से कई सारे सवाल मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में बहुत काम क्या है। पहला सवाल बनता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। दूसरा सवाल बनता है कि नाबार्ड किस समिति की सिफारिश पर बना है ना? नाबार्ड की स्थापना जो हुई है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई है ना? तो किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बना है? तो समिति पूछेंगे तो समिति का नाम है शिवरमन समिति, शिवरमन समिति है ना। शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर 1982 में नाबार्ड को बनाया गया। अगला सवाल बनेगा कि जो नाबार्ड है ना, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई, है ना। चौथा सवाल ये बनेगा कि जो नाबार्ड बना था उस जमाने में, उस नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? कितनी पूंजी लगाकर नाबार्ड बनाया गया था? तो वो थी 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए लगाकर नाबार्ड बनाया गया था। अगला सवाल ये बन जाएगा कि नाबार्ड का काम क्या है? तो देखो, कृषि और गांव के विकास के लिए नाबार्ड सहकारी समितियों के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो खेती और किसानों के लिए, है ना, खेती और गांव के लिए स्वयं पैसा तो नहीं देती, वो सहकारी बैंकों के माध्यम से पैसा दिलवाती है। नाबार्ड अपने पैसे को कहाँ जमा करेगा? नाबार्ड पैसा किसे देगा? सहकारी समितियों को या बैंकों को। सहकारी बैंक पैसा किसको देंगे? किसान को। इसका मतलब नाबार्ड सीधे सीधे पैसा नहीं देता, सीधे सीधे वित्त उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि वो सहकारी समितियों के या बैंकों के माध्यम से गांव के और खेती के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो नाबार्ड का काम क्या है ना? नाबार्ड का काम क्या है? तो यह सहकारी बैंकों के माध्यम से, बैंकों या समिति के माध्यम से कृषि एवं ग्राम के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। वित्त कहते हैं पैसे को, वित्त उपलब्ध कराता है। एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संस्था ऐसी है जो गांव और किसानों, गांव और खेती के या कृषि के विकास के लिए सीधे पैसा उपलब्ध नहीं कराती, सीधे वित्त नहीं देती? तो आ जाएगा नाबार्ड, है ना। तो नाबार्ड का सिस्टम यही हो गया कि मान लीजिए कृषि के लिए किसान है ना, जो कि गांव में रहता है, कृषक है जो कि गांव में रहता है, वो पैसा लेने के लिए जाएगा सहकारी समिति के पास में, सहकारी समिति या बैंक के पास में, और सहकारी समिति बैंक किससे लेगी? पैसा नाबार्ड से, है ना। तो देखो, गांव के जो लोग हैं या खेती करने वाले लोग जो हैं वो नाबार्ड से सीधा पैसा नहीं लेते, बल्कि वो सहकारी समितियों के माध्यम से पैसा लेते हैं। तो नाबार्ड जो है वो गांव के खेती के विकास के लिए सीधे पैसा नहीं देता, बल्कि सहकारी समितियों के, बैंकों के माध्यम से पैसा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, है ना? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था, है ना। हाँ जी। उसके बाद में जो नाबार्ड किस समिति की सिफारिश के आधार पर बना? शिवरमन समिति। मुख्यालय मुंबई में है। शुरू में पूंजी कितनी थी? 500 करोड़ रुपए। काम क्या है? सहकारी बैंकों के माध्यम से खेती के लिए और गांव के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। चलिए, अगला सवाल है हमारा, जो कि
10वां सवाल है ना, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है ना। तो पहला मेघालय, मणिपुर, नालंदा, असम। ठीक है, तो कामाख्या मंदिर हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर की, तो वो आता है आपका असम में। कामाख्या मंदिर है ना किस राज्य में है ये पूछने लगेगा, तो राज्य पूछता ज़्यादातर, तो असम में है ना। असम में भी किस जगह पर पड़ता है, ठीक है, तो गुवाहाटी के पास है, गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर है। और ये कामाख्या मंदिर किस देवी को समर्पित है, तो माँ पार्वती को समर्पित है, जिसको सती कहा गया है। तो देवी सती को समर्पित है ना। 51 शक्तिपीठों में, है ना, 51 शक्तिपीठों में एक पीठ कामाख्या मंदिर है जो असम में पड़ता है। 51 शक्ति पीठों में एक पीठ जो है वो कामाख्या मंदिर है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि कामाख्या मंदिर जो है वो किस राज्य में है, तो वो राज्य आ जाएगा आपका, है ना, असम। किसको समर्पित है, सती, सती माता पार्वती को कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी और समझ में चीज़ें आई होंगी। ठीक है, आप लगातार हौसले के साथ में, है ना, नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए और देखना यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, हर एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बिना चिंता किए आप जुट जाओ मेहनत में। ठीक है, सफलता कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, मैं भी आपके साथ में लगा हुआ हूँ और मालिक ने चाहा, है ना, तो सब कुछ अच्छा होगा, जल्दी अच्छा होगा। आप बस जुट जाओ, है ना। पढ़ कर देखते हैं कुछ दिनों तक, और जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीज़ें कवर होंगी, तो चीज़ें रिवाइज भी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।